Okay, now I'm starting the lecture. I'm showing the video on total internal reflection and Brewster's angle. So देखते हैं इसके बाद कोई डाउट हो उसके बाद 10 मिनट का वीडियो लेट अस सी दैट. हेलो. तो आज हम लास्ट लेक्चर पे आ गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के. द लास्ट टॉपिक जो हमें कवर करना है दैट इज ब्रूस्टर्स एंगल एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं ब्रूस्टर्स एंगल की. तो ब्रूस्टर्स एंगल बेसिकली जब पैरेलल पोलराइजेशन का केस होता है, ठीक है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज parallel to the interface and perpendicular to the plane of incidence. In that case, एक certain angle of incidence ऐसा भी होता है जिसकी तब मतलब ऐसा एक angle of incidence जिसकी वजह से कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, टोटल एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है दूसरे मीडियम में. ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं. ठीक है, पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज ब्रूस्टर्स एंगल फॉर व्हिच नो रिफ्लेक्टेड वेव इज ऑब्जर्व्ड. ठीक है, देयर इज नो रिफ्लेक्टेड वेव. ठीक है, और इसके लिए जो ब्रूस्टर साइंटिस्ट हुए उन्होंने एक लॉ भी दिया. उन्होंने कहा कि द टेंजेंट ऑफ द ब्रूस्टर्स एंगल, उस ब्रूस्टर्स एंगल में अगर tan थीटा निकाला जाए, टेंजेंट निकाला जाए, तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया इट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ टू मीडियम्स. दैट मींस tan थीटा b इज इक्वल टू अंडर रूट एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1. ठीक है, तो मतलब ये थीटा भी वो ब्रूस्टर्स एंगल है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसकी वजह से मतलब कि ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब वहां पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा और सारी एनर्जी नेक्स्ट मीडियम में ट्रांसफर होती जा रही. ठीक है, तो ऐसे एंगल को हम लोग ब्रूस्टर्स एंगल कहते हैं. एंड मैथमेटिकली tan of this Brewster angle is nothing but the square root of the ratio of the permittivity of the two mediums, that is under root epsilon 2 by epsilon 1. यहाँ पर वेव मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रही है. इन दैट केस इट विल बी अंडर रूट epsilon 2, that is permittivity of the second medium upon the permittivity of the first medium. So that is tan theta b. यहाँ पे दिस इज tangent of the Brewster's angle. तो कुछ इस तरह से Brewster's angle डिफाइन हुआ. नाउ द सेकंड इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, ये TIF बिल्कुल सिमिलर है जैसे हम लोग ऑप्टिक्स में देखते हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम मूव कराएंगे तो एक सर्टेन क्रिटिकल एंगल होगा. अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस उस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, इन दैट केस देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन और टोटल रिफ्लेक्शन होगा. कोई भी वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रैवल नहीं करेगी और सारी की सारी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी. दिस इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. When the wave is traveling from the denser medium to the rare medium, there is a certain critical angle. अगर उस एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, in that case there will be no refraction और totally आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट करेगा. That means for total internal reflection दो कंडीशंस है. पहली कंडीशन कि वेव डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करे, फर्स्ट. सेकंड, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ दैट इंटरफेस. जो भी इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल है उससे ज्यादा होना चाहिए. और क्रिटिकल एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज sin थीटा c. द थीटा c इज द क्रिटिकल एंगल. साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ epsilon 2 by epsilon 1. This is under root of
epsilon 2 by epsilon 1. This is known as critical angle. इस से जो critical angle निकलेगा, that means theta c equals to sin inverse under root epsilon 2 by epsilon 1. इससे अगर आपका angle of incidence ज्यादा है, in that case there will be total internal reflection take place. Okay, now अब हम लोग कुछ numericals करते हैं. Okay, now तो इस क्वेश्चन में दो डायरेक्टिक मीडियम दिए हुए. मीडियम 1 is free space, medium 2 is some medium dielectric medium with epsilon 2 is equal to twice of epsilon naught and mu 2 is equal to mu naught. तो यहाँ पर determine reflection and transmission coefficient for oblique incidence theta 1 equals to 30 for a perpendicular polarization and parallel polarization. ठीक है, तो यहाँ पर हमको reflection coefficient and सिर्फ reflection coefficient निकालते हैं. फाइंड द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट जबकि आपका ऑब्लिक इंसिडेंस हो रहा है थीटा 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री से. ठीक है, तो फॉर परपेंडिकुलर पोलराइजेशन जो हमें फॉर्मूला मालूम है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट के लिए, फॉर सिंपली ईयर बाय ईयर दैट इज नथिंग बट अंडर रूट epsilon 1 cos theta 1 माइनस अंडर रूट epsilon 2 cos theta 2 अपॉन अंडर रूट epsilon 1 cos theta 1 प्लस अंडर रूट epsilon 2 cos theta 2. अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ थीटा 1 है, थीटा 2 हमें अभी डिटरमिन निकालना पड़ेगा. तो उसको निकालने के लिए हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों मीडियम्स की परमिटिविटी गिवन है. तो बाय स्नेल्स लॉ sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट epsilon 2 by epsilon 1. ठीक है, epsilon 2 लिखा हुआ है इट इज ट्वाइस ऑफ epsilon 0. ओके, इट्स ट्वाइस ऑफ epsilon 0 because ये यहाँ पर ये 4 times epsilon 0 ले लेते हैं. 4 times epsilon 0, तो 4 times epsilon 0 यहाँ सब्स्टिट्यूट किया अपॉन epsilon 0 कैंसल आउट किया, यू विल गेट 2. ठीक है, आपका अंडर रूट ऑफ 4 विल बी 2. नाउ sin थीटा 1 निकालना है तो सॉरी sin थीटा 2 निकालना है, देन इट विल बी sin थीटा 1 डिवाइडेड बाय 2. और sin थीटा 1 की वैल्यू हमें मालूम है 30 है, तो sin 30 विल बी 1/2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1/4. थीटा 2 sin इनवर्स 1/4, अगर इसको कैलसी से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 14.478. ओके, तो सिंपली फिर इस फॉर्मूले में आपके पास 30 डिग्री आ गया है. यहाँ पर क्या कहते हैं 14.478 आ गए. नाउ epsilon 2 और epsilon 1 की वैल्यू आ रखते हैं, तो यहाँ अंडर रूट epsilon 0 वो 4 टाइम epsilon 0 है, तो अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो विल बी 2. ठीक है, नाउ सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे यूजिंग द फॉर्मूला, तो यू विल बी गेटिंग 0.381. ऐसे ही फॉर पैरेलल पोलराइजेशन हमें फॉर्मूला मालूम है, इट इज अंडर रूट epsilon 2 cos theta 1 माइनस अंडर रूट epsilon 1 cos theta 2 अपॉन अंडर रूट epsilon 2 cos theta 1 प्लस अंडर रूट epsilon 1 cos theta 2. यहाँ पर सिंपली थीटा 1 की जगह 30, थीटा 2 की जगह 14.478, epsilon 2 की जगह 2 अंडर रूट epsilon 0 या 4 epsilon 0 एंड epsilon 1 की जगह पर epsilon 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग 0.283. So this is how you will be using the formulas for determining the reflection coefficient in the oblique incidence case. Now we'll do the. अब ये Brewster's angle का क्वेश्चन है. इसमें कह रहा है कि a parallel polarized wave propagate from air into a dielectric. ठीक है, एक parallel polarized wave है, ठीक है, जो एयर से डायलेक्ट्रिक मूव कर रही है और डायलेक्ट्रिक का जो डायलेक्ट्रिक का कांस्टेंट है रिलेटिव परमिटिविटी दे रखी है 13.93. You have to find the Brewster's angle. तो Brewster's angle का फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, that is tan theta b is nothing equal to under root epsilon 2 by epsilon 1. Okay. अब यहाँ पर epsilon 2 by epsilon 1 is nothing but ER2 into epsilon 0 और दूसरा मीडियम फ्रॉम एयर आ रहा था, इट विल बी 1 into epsilon 0. इसकी वैल्यू हमें मालूम है 13.93 गिवन है. ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर epsilon 0 epsilon cancel, you will be getting 13.93. Now tan theta b will be equal to under root 13.93. So theta b is equal to tan inverse under root 13.93. तो ये अगर आप कैलसी से कैलकुलेट करेंगे you will be getting 75 डिग्री. ठीक है,
So this is all the questions and this is the topics which are covered in the electromagnetic waves. इसमें किसी को कोई डाउट या फिर पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में किसी को कोई डाउट, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यहाँ पर खत्म हो जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, किसी को कुछ भी लास्ट लेक्चर और आज के लेक्चर में? ठीक है, तो मैं अब नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, दैट इज ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, अभी हम लोग वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ फ्री मीडियम देख रहे थे। ठीक है, अब गाइडेड में देखते हैं, मतलब कि अब वो किसी पर्टिकुलर मीडियम जैसे ट्रांसमिशन लाइन या वेवगाइड, दे आर नोन एज गाइडेड मीडियम्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसमें कैसे बिहेव करती है, तो आपके सिलेबस में ट्रांसमिशन लाइन है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड्स है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन से शुरू करते हैं। showing the first lecture, first topic on that. So देखते हैं। Hello. So now we are coming to the next part, that is transmission line. Okay, अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in general study किया। ठीक है, now for wave propagation आप दो तरीके से कर सकते हैं। One is through unbounded medium and other one is from bounded medium। जो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टडी किया, that was totally unbounded medium। वहां पर हमारे पास कोई बाउंड्रीज नहीं थी। ठीक है, you are propagating the wave totally unguided। आप बिना कोई बाउंड्रीज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोपोगेट कर रहे थे। दैट मींस द एंटायर एनर्जी वाज मतलब पूरे स्पेस में फैल सकती थी। ठीक है, यूनिफॉर्म प्लेन वेव की बात करें एंड एनर्जी स्प्रेड ओवर वाइड एरिया, वहाँ पर वाइड एरिया में एनर्जी स्प्रेड कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह का ट्रांसमिशन हमें प्रोपोगेशन देखने को मिलता है टीवी में, फॉर टीवी ब्रॉडकास्टिंग, radio broadcasting. In that case, the wave propagation is totally unbounded. Okay. Now the second case is bounded media, जहाँ पर मेरे पास boundaries defined है, मतलब propagation take place between boundaries। यहाँ पर boundaries से कहने का मतलब they are basically in between the conductors. Okay. For example, आपका energy transmission from the energy station to your house, or to the transformer and transformer to your house, तो ये नॉर्मली हम लोग ट्रांसमिशन लाइन से करते हैं। ठीक है, फॉर देन अनदर एग्जांपल इज कनेक्शन बिटवीन एनी टू कंप्यूटर्स, देयर इज अगेन अ कोएक्शियल केबल्स एंड ऑल, एंड टेलीफोन and transmission from antenna to antenna. These are some of the examples of a bounded wave propagation. तो इसके दो मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक्स है, वन इज ट्रांसमिशन लाइन एंड अनदर वन इज वेवगाइड्स। ओके, तो अपना प्रेजेंट जो लेक्चर सीरीज है, नियर अबाउट 5 to 7 लेक्चर्स होंगे, दैट इज टोटली अपॉन ट्रांसमिशन लाइन। ओके, नाउ ट्रांसमिशन लाइन अगेन अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर क्लासिफाई कर सकते हैं बहुत सारे तरीकों से, but the most commonly used transmission line is one is two-wire transmission line system. Two-wire transmission line system में basically there are two conductors, दो parallel conductors होते हैं, ठीक है, and they are separated by a constant distance, and again this can be of two type,
वन इज नॉन शील्डेड एंड अनदर वन इज शील्डेड। नॉन शील्डेड में हम उनको फ्री स्पेस में रखते हैं, दो पैरेलल कंडक्टर्स को, ठीक है। अदरवाइज कि किसी इंसुलेटेड मटेरियल के अंदर दो वायर्स होती हैं, तो नॉर्मली हम लोग घर में केबल्स देखते हैं, दैट इज नथिंग बट शील्डेड टू वायर ट्रांसमिशन लाइन। ओके, तो ये केस हो गया। यहाँ पर पैरेलल कंडक्टिंग वायर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, so this is nothing but two wire transmission line system. This is the first most simplest transmission line system, and second transmission line system हो सकता है, that is coaxial cables। यहाँ पर दो concentric cylinders फॉर्म में ट्रांसमिशन लाइन होती है। इनसाइड एक इनर एक वायर होगी, उसके ऊपर एक कॉन्सेंट्रिक सिलिंड्रिकल वायर होगी, दैट इज नोन एज कोएक्शियल केबल्स, ठीक है। ये नॉर्मली हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी जहाँ ट्रांसमिशन करना होता है वहाँ पर इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द ऑन अ ब्रॉडर सेंस यू वांट अ ट्रांसमिशन लाइन वेयर दे आर अप्लाइड। नाउ अब कमिंग टू द मैथमेटिकल पार्ट, द मोस्ट जो हम लोग के अंडर ग्रेजुएट बीटेक सिलेबस में पढ़ते हैं हम लोग, दैट इज अबाउट टू वायर ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम, ठीक है। तो उसके क्या पैरामीटर्स होंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स क्या होंगे, ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं। नाउ द जो ट्रांसमिशन लाइन टू लाइन ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो उसको हम लोग उसके ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। या किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को उसके ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। फॉर टू लाइन ट्रांसमिशन लाइन वहाँ पर हम लोग उसके जो पैरामीटर्स हैं, दैट इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज कैपिटल आर, इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ एल, कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ जी, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ सी। यहाँ पर इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या ये जितने भी चार पैरामीटर्स दे रखे हैं, ये एक जगह लम्प्ड नहीं पड़े होते, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लाइन। Therefore, जब भी हम बात करेंगे तो ये कहेंगे कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, कंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टेंस पर यूनिट, एज द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीजिंग, इंडक्टेंस उसी हिसाब से वो वैरी करता है, ठीक है। Therefore, this is the distributed resistance, not a lumped resistance की एक जगह रेजिस्टेंस रखा है आपने मेजर कर लिया, it is distributed throughout the line। Therefore, यहाँ पर जितने भी यूनिट्स हैं, that is per unit length। ओके, तो अगर किसी भी ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंट सर्किट टाइप का बनाया, इक्विवेलेंट बनाया, तो ट्रांसमिशन लाइन का इक्विवेलेंस कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज इंडक्टेंस, एज द लाइन इज इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर इंक्रीजिंग इन सीरीज, आर एल आर इन सीरीज, और कंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जी एंड सी आर इन शंट। तो ये कैपेसिटेंस यहाँ पर दो कंडक्टर्स के बीच के वजह से है, तो वो आपका शंट में या पैरेलल में लगेगा। और यहाँ पर जो जी है कंडक्टर्स, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा कि जी इज इक्वल टू 1 बाय आर। यहाँ पर जी इज नॉट इक्वल टू 1 बाय आर, बिकॉज आर इज द रेजिस्टेंस ड्यू टू द कंडक्टर, वेयर जी इज द कंडक्टेंस ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। जो इन दोनों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आ रहा है, दैट इज जी। Therefore, in this case, G is not equal to 1 by R, because R is due to the conductor and G is due to the dielectric medium separating the conductor। ठीक है, वो वहां पर G और R सेम चीज नहीं है, ठीक है। दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड दैट इज ड्यू टू कंडक्टर। ओके, तो इस तरह से आपका G, C, L and R these are uniformly distributed throughout the transmission line। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट अगर बनाना तो कुछ इस तरह से बनेगा। नाउ फॉर ईच लाइन, हर एक लाइन का कंडक्टर की अपनी कुछ पैरामीटर्स होंगे। दैट मींस इट मस्ट बी हैविंग सम कंडक्टिविटी, दैट विल बी सिग्मा सी। उसका कुछ परमिटिविटी होगी, दैट विल बी म्यू सी। ऐसे ही उसकी कुछ परमिटिविटी होगी, दैट विल बी एप्सिलॉन सी। बस नॉर्मली वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। नाउ जो उसका बीच के दोनों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी,
उसकी भी कुछ कंडक्टिविटी होगी, कुछ परमिएबिलिटी होगी, कुछ परमिटिविटी होगी, डिपेंडिंग अपॉन व्हिच मटेरियल यू आर यूजिंग। ऐसे कंडक्टर के केस में कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो उसके बेसिस पे ये 3 पैरामीटर्स निकल के आएंगे। ओके, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि G इन दिस केस G इज नॉट इक्वल टू 1/r एंड द फाइनल थिंग इज दैट फॉर ईच लाइन, कोई भी लाइन लेंगे L into C, that means इंडक्टेंस पर यूनिट मीटर इनटू द कंडक्टेंस पर यूनिट मीटर का अगर प्रोडक्ट किया जाएगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू म्यू इनटू एप्सिलॉन। दैट मींस परमेबिलिटी इनटू परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मीडियम मतलब जिस मीडियम में आपने इस कंडक्टर को रखा हुआ। एंड G/C रेशियो ऑफ द कंडक्टेंस over the capacitance is always equal to sigma by epsilon. ठीक है, the sigma is nothing but conductivity upon the permittivity of the medium in which these two conductors are placed. This is the condition जो हर लाइन पे impose होगी। Okay, now इसके बाद देखिए ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन। The transmission line equation. अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, I am considering a small fraction of line जो स्टार्टिंग जेड से हो रहा है एंड फिनिश जेड प्लस डेल्टा जेड पे हो रहा है। ओके, एट जेड पॉइंट, ठीक है, द वोल्टेज अप्लाइड इज वी जेड टी एंड द करंट एंट्री हियर इज आई जेड टी। और इस छोटे से एलिमेंट के जो पैरामीटर्स होंगे दिस विल बी आर डेल्टा जेड, दिस इज एल डेल्टा जेड। ठीक है, इफ आर इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट length and L is the inductance per unit length, so simply R into delta, that is the incremental length. L into delta, that again L is the inductance per unit length into the incremental length. ऐसे ही conductance per unit length अगर G है तो G delta Z आप शंट में लगा देंगे। ऐसे ही कैपेसिटेंस जो है that will be C delta Z। ठीक है, at Z plus delta Z जब आपका वोल्टेज है दैट इज V Z plus delta Z comma T and the current is I Z plus delta Z comma T। तो ठीक है, this is an equivalent circuit for a small delta Z transmission line। अब इस पे मैं आउटर लूप में जो ये मैंने एरो बना रखा है, आउटर लूप में मैं केवीएल अप्लाई करना है। अप्लाई द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन दिस आउटर लूप। अगर इस आउटर लूप में केवीएल अप्लाई करें तो अप्लाइड वोल्टेज इज VZT, ठीक है, VZT इक्वल्स टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस दैट विल बी R delta Z into IZT, R delta Z into IZT plus the voltage drop across this inductance that will be L delta Z and derivative of this current double T by double IZT by double T, क्योंकि हमें मालूम है कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज L divided by dt। ठीक है, तो यहाँ L delta Z into double IZT by double T and voltage is this, that is VZ plus delta ZT और इधर कुछ नहीं है। ठीक है, this voltage equals to voltage drop across this, voltage drop across this plus this voltage। ठीक है, this is the final equation L delta Z VA plus this equation। अब मैं क्या करूँ, यहां से इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आया, मैंने नेगेटिव बाहर ले लिया तो आई एम गेटिंग V Z delta Z comma T minus V Z T, लेकिन नेगेटिव आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट और इधर से डेल्टा Z कॉमन लेके डिवाइड कर दिया। यहां से भी डेल्टा Z ले लिया, यहां से भी डेल्टा Z ले लिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या बचा, R I Z T प्लस L डबल IZT बाय डबल T। यहाँ से डेल्टा Z और डेल्टा Z कॉमन निकाल के इधर ले आए हैं तो आपके पास राइट हैंड साइड ये बचा। नाउ टेकिंग द लिमिट डेल्टा Z टेंड्स टू 0, ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू Z। इट इज सिंपली डबल V बाय डबल Z विद अ नेगेटिव साइन इक्वल्स टू RIZT plus L double IZT by double T। This is the final transmission line voltage equation। Now
अब हम केसीएल लगाएंगे और ट्रांसमिशन लाइन करंट इक्वेशन निकालते हैं। ओके, नाउ अब इस नोड पे, ठीक है, हम लोग केसीएल अप्लाई करते हैं। तो एट दिस नोड केसीएल विल बी सिंपली आई जेड टी, दिस इज द इनकमिंग करंट टू दिस नोड, आई जेड टी विल बी इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स, आई जेड टी इस तरह से आ रहा है, इक्वल्स टू आई जेड प्लस डेल्टा जेड टी प्लस डेल्टा आई, प्लस डेल्टा आई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डेल्टा आई की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करनी है तो विल बी सिंपली ये करंट आपके या तो इस मतलब कि दो पार्ट्स में इस कंडक्टेंस की वजह से फ्लो होगी, अनदर इज ड्यू टू द कैपेसिटेंस इन दिस ट्रांसमिशन लाइन। तो कंडक्टेंस की वजह से करंट अगर देखें, दैट इज सिंपली G into conductance into voltage is nothing but the current. Okay, yeah, V by R हम लोग कहते हैं, it's current. Okay, तो यहाँ पर conductance into the voltage across this is nothing but V Z plus delta Z T. So therefore G delta Z into V Z plus delta Z T plus delta I की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। Delta I will be the current through this plus this. So current through this is nothing but this conductor G delta Z into this voltage V Z plus delta Z T. This will be the current through this. Current through this will be simply this capacitance into dabber V by dabber T. I through current through a capacitance is nothing but capacitance into dV by dt. So C delta Z dabber voltage across this is nothing but V Z plus delta Z T. Therefore, dabber V Z plus dabber Z T upon dabber T. This is the current through this capacitance. Okay. Now again, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करेंगे. We will transform this I Z plus delta Z T over there and take delta Z common over here और इसको यहाँ पर नीचे डिवाइड कर देंगे. तो उधर ले जाके माइनस कॉमन लिया है तो यू विल गेटिंग आई जेड प्लस डेल्टा जेड टी माइनस आई जेड टी अपॉन डेल्टा जेड. ओके, इक्वल्स टू जी डेल्टा जेड कॉमन ले लिया, जी बचा क्या, जी वी जेड प्लस डेल्टा जेड टी प्लस सी डबल वी जेड प्लस डेल्टा जेड टी अपॉन डबल टी. ओके, so this is your left hand side and this is your right hand side. Now again, considering that delta z tends to 0, ठीक है, negligible condition लेते हैं, delta z को to 0 tends कर दिया ना, या एकदम minutely infinitesimally small कर दिया, तो in that case this is converted to the partial derivative of I with respect to the z. Okay, that it is minus double I z t by double z equals to, यहाँ पे डेल्टा z सब 0 हो जाएंगे, तो you will be getting G V Z T plus C double V Z T by double T. So this is now the current equation या ट्रांसमिशन लाइन करंट इक्वेशन. आपके पास दोनों इक्वेशंस आ गए, ट्रांसमिशन लाइन की वोल्टेज इक्वेशन आ गई एंड करंट इक्वेशन आ गई. ओके, इसमें किसी को डाउट? ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इक्वेशन, ट्रांसमिशन लाइन डिफरेंट टाइप्स, वोल्टेज इक्वेशन निकाल ली हम लोगों ने, करंट इक्वेशन निकाल ली. किसी को इसमें डाउट हो? ओके, किसी को कुछ नहीं पूछना है तो मैं इसका आगे टॉपिक बढ़ा रहा हूँ.
ओके, अब अगर मैं यहाँ पर इसको हार्मोनिक टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, इफ वोल्टेज अप्लाइड टू जो हम लोगों ने किया था वहाँ पर वी जेड टी, इसको अगर माना जाए कि इट्स अ सम रियल पार्ट ऑफ वी एस जेड ई टू पावर जे ओमेगा टी एंड आई जेड इज नथिंग बट रियल पार्ट ऑफ आई एस जेड ई टू पावर जे ओमेगा टी, मतलब कि आपकी जो वोल्टेज एंड करंट दैट इज हार्मोनिकली वैरिंग वोल्टेज एंड करंट्स, ठीक है, तो उसको हम लोग इस तरह से डिफाइन करेंगे। ओके, नाउ अगर इस वी जेड टी और आई जेड टी को मैं जो प्रीवियस हम लोगों ने जो इक्वेशंस निकाली, दैट वाज द वोल्टेज इक्वेशन एंड वन वाज द करंट इक्वेशन, वहाँ अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल बी गेटिंग माइनस डी वी एस बाई डी जेड इक्वल्स टू आर प्लस जे ओमेगा एल आई एस। इसको आप वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू सिंपली ये जहाँ पर पहली इक्वेशन थी वहाँ पर double v z by double t is equal to r times I z t plus double z double v by double z into l, वहाँ पर भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, यू विल गेटिंग दिस इक्वेशन। ऐसी सेकंड इक्वेशन जो थर्ड इक्वेशन थी वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेटिंग दिस। ओके, तो माइनस डी वी एस बाई डी जेड इट विल बी आर प्लस जे ओमेगा एल आई एस माइनस डी आई एस ओवर डी जेड विल बी जी प्लस जे ओमेगा सी वी एस। नाउ अगर इस इक्वेशन का सेकंड डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू जेड, इट विल बी डेरिवेटिव स्क्वायर वी एस अपॉन डी जेड स्क्वायर, तो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ दिस आर जे, नेगेटिव साइन में इधर ले आया हूँ तो नेगेटिव इधर आ गया, माइनस आर प्लस जे ओमेगा एल डबल आई एस बाई डबल जेड, और डबल आई एस बाई डबल जेड इज नथिंग बट जी प्लस जे ओमेगा सी वी एस, therefore आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी वी एस। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूरा टर्म एक कांस्टेंट, इट इज अ कांस्टेंट जो मतलब कि उस ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स हैं वो तो फिक्स है, वो तो चेंज नहीं होने वाले, मतलब कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इंडक्टर्स पर यूनिट लेंथ, कंडक्टर्स पर यूनिट लेंथ, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, दैट आर फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, फॉर पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन एंड फॉर पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये वैल्यू कांस्टेंट। So this can be replaced by a constant which is given है gamma square। तो ये इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, डी स्क्वायर वी एस अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी एस इक्वल्स टू 0। This gamma square is nothing but the propagation constant of a transmission line. So again, it's a combination of alpha plus j beta. It's alpha is the attenuation constant of the transmission line and beta is your phase constant of the transmission line. ये मैं already what is the attenuation constant, what is phase constant, ये already हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में के लेक्चर्स में देख चुके हैं। ये सेम वही एटेन्यूएशन कांस्टेंट, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन में भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करेगी तो वहाँ अगेन उसका मैग्नीट्यूड रिड्यूस होगा, एटेन्यूएट होगा, वो एटेन्यूएशन इज गिवन बाय द एटेन्यूएशन कांस्टेंट, अगेन देयर विल बी अ फेज लैग और लीड। ठीक है, तो वो पैरामीटर डिफाइन करने के लिए हमारे पास बीटा है, दैट इज नोन एज फेज कांस्टेंट। अगेन यहाँ पर अल्फा इज determined by Napa per meter, beta is represented by radian per meter। तो अगेन अगर इसको को रिलेट करें इससे, तो गामा की वैल्यू इज नथिंग बट अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल इनटू जी प्लस जे ओमेगा सी। दिस इज योर प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके, सिमिलरली हम लोग ये कह सकते हैं, जैसे आप लोगों ने वोल्टेज के लिए निकाला वैसे हम करंट के लिए भी निकाल सकते हैं कि डबल स्क्वायर आई एस अपॉन डबल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू गामा स्क्वायर आई एस इक्वल्स टू 0। दिस इज अगेन द सेकंड इक्वेशन। तो ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन वैसे जैसे अभी प्रीवियस निकाली वैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, और ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशंस इस तरह से भी डिफाइन होती है। ओके ओके, now gamma is again equals to 2 pi by beta, जैसे पहले हम लोग वेव्स में भी देख चुके हैं, simply 2 pi by beta, wave velocity is nothing but omega by beta equals to f lambda भी कह सकते हैं।
और जो भी हम लोगों ने दो इक्वेशंस निकाली, दैट इज डेबल स्क्वायर वी माई डेबल जेड स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी एस इक्वल्स टू 0, दैट इज नथिंग बट द सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होगा दैट विल बी वी एस जेड इक्वल्स टू सम वी नॉट प्लस, ठीक है, इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस गामा जेड। जैसे वहाँ पर हम लोग निकालते थे a e to the power minus gamma z plus b e to the power plus gamma z। यहाँ पर a की जगह पर it will be v naught positive and b की जगह पर v naught negative। सिंपली एक पॉजिटिव ट्रैवलिंग वेव होगी और एक अपोजिट नेगेटिवली ट्रैवलिंग वेव होगी वोल्टेज की। ऐसे ही करंट के केस में भी there will be one positive traveling wave which is determined by I naught plus e to the power minus gamma z and plus I naught minus e to the power gamma z। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, बस इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि the solution of that equation, wave equations, transmission line equations, is that you will be getting two waves. One is positively traveling and one other one is negatively traveling. Okay, so this will be the standard solution for a second order linear differential equation or for the transmission line equation. Okay, now a parameter or other that is known as characteristic impedance. It is nothing but the ratio of the positively traveling voltage wave upon positively traveling current wave, or it can also be defined as the negative of the ratio of negatively traveling voltage wave upon negatively traveling current wave. That can be simply by this equation, it can be written as V naught plus upon I naught plus, or it is negative of the V naught minus upon I naught minus. Okay, this is again those सारी equations को देखेंगे, कंपेयर करेंगे, you will be getting that this is nothing but R plus j omega L upon gamma, or it is gamma upon G plus j omega C। अब यहाँ पर गामा प्रोपगेशन कांस्टेंट की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो you will be getting this is nothing but under root R plus j omega L plus into G plus j omega C। ये गामा की वैल्यू थी, ठीक है, यही आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो you will finally get the expression for Z naught, that is R plus j under root R plus j omega L upon G plus j omega C। This is the final expression for the characteristic impedance of the two line transmission line। Okay, this can be again given as R naught plus J S naught। मतलब इसका कुछ real part होगा, that is nothing but the ohmic resistance, and the imaginary part होगा that will be the reactance of that particular transmission line। Characteristic admittance, that is Y naught, which is simply the reciprocal of the Z naught। It is 1 by Z naught। जो भी ये है यहाँ पे आप कह सकते हैं this is under root, ये अपोजिट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा G plus j omega C upon R plus j omega L। This is the characteristic admittance of the two line transmission line। Okay, now after determining the transmission line equations, अब ट्रांसमिशन लाइन के अंदर भी लाइन के अंदर दो स्पेशल केसेस आते हैं। वन इज नोन एज लॉसलेस लाइन एंड अनदर वन इज नोन एज डिस्टॉर्शनलेस लाइन। ओके, लॉसलेस लाइन पहले देखते हैं। तो लॉसलेस लाइन क्या है कि ऐसी लाइन जिसमें कोई लॉस ना हो, ठीक है, और ये तभी हो सकता है जब आपका जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस जीरो हो, ठीक है, उसके अंदर कोई ओमिक लॉस ना हो। दूसरा, जो हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से कंडक्टेंस कंसीडर कर रहे हैं G, दैट इज आल्सो जीरो, बिकॉज अगर परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक होगा तो देयर विल बी नो कंडक्टिविटी, नो कंडक्शन इन बिटवीन। तो इन दैट केस तभी मतलब हम ये मानेंगे कि वो डाइलेक्ट्रिक इज अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक और लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। तो लॉसलेस लाइन का परफेक्ट मतलब बेस्ट कंडीशन ये है कि R शुड बी जीरो एंड G शुड बी जीरो, दैट इज R इज एंड G बोथ आर जीरो। अगर ये दोनों जीरो हैं तो अगर आप प्रोपगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूला जो भी हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट वाज अंडर रूट R प्लस j ओमेगा L इनटू G प्लस j ओमेगा C। अगर इसमें R एंड G जीरो कर दे तो यू विल बी गेटिंग j ओमेगा L इनटू j ओमेगा C।
ओके, तो आपके पास रियल पार्ट कोई नहीं बचा, मतलब कि गामा इज समथिंग लाइक दिस, यू विल बी गेटिंग माइनस ओमेगा स्क्वायर एलसी। ओके, तो अगेन प्रोपगेशन कांस्टेंट इज नथिंग बट attenuation constant plus j beta, so there is no real part, therefore alpha equals to 0, attenuation constant 0 है इस केस में for a lossless line। पता क्यों सी बात है, क्योंकि जब कोई लॉस ही नहीं हो रहा तो attenuation क्यों होगा, तो therefore attenuation constant is 0, and the imaginary part है that is nothing but j beta which is giving you the phase constant। अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा j ओमेगा अंडर रूट एलसी, ठीक है। फ्रॉम हियर यू कैन डिफाइन बीटा, बीटा इज नथिंग बट ओमेगा अंडर रूट एलसी। बीटा की वैल्यू मिल गई तो आपको वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ओमेगा बाय बीटा दैट इज नथिंग बट 1 बाय अंडर रूट एलसी। ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी गेटिंग 1 बाय अंडर रूट एलसी व्हिच इज नथिंग बट इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। नाउ अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस फॉर अ लॉसलेस लाइन, तो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी ड्राइव किया था, दैट वाज अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल अपॉन जी प्लस जे ओमेगा सी। अगेन यहाँ पर आर एंड जी जीरो कर रहे हैं, तो आपका पास जे ओमेगा एल अपॉन जे ओमेगा सी बचेगा, जे ओमेगा कैंसिल, यू विल गेट अंडर रूट एल सी। अगेन जेड नॉट वाज नथिंग बट आर नॉट प्लस x jx naught, it was having ohmic resistance plus j times the reactance। तो यहाँ पर आपके पास सिर्फ रियल पार्ट है, therefore you will be having only ohmic loss that is under root LC और reactance इसका 0 होगा। तो this is all the parameter for a lossless line, ठीक है। दूसरा जो लाइन, दूसरी कंडीशन जो मैंने कही that was distortionless line। डिस्टॉर्शनलेस लाइन उसको कहते हैं जहां पर एटेन्यूएशन इज टोटली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, मतलब कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग एटेन्यूएट करे, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग एटेन्यूएट करे, ऐसा ना हो, ठीक है। हर फ्रीक्वेंसी के लिए मीडियम या ट्रांसमिशन लाइन एक जैसा एटेन्यूएट करे, दैट मींस अल्फा शुड बी टोटली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट एंड बीटा वो लीनियरली डिपेंडेंट करना चाहिए फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और ये तभी होता है, ये मतलब इट वाज अ फाइंडिंग दैट इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन r by l is equal to g by c, r by l is equal to g by c। in that case alpha is totally frequency independent and beta is totally dependent on frequency। अभी हम लोग देखते कैसे ये पॉसिबल हो, ठीक है। अगर प्रोपगेशन कांस्टेंट का फॉर्मूले में से जो हम लोग मालूम था दैट वाज अंडर रूट आर प्लस जे ओमेगा एल इनटू जी प्लस जे ओमेगा सी, उसमें से अगर आर एंड जी कॉमन ले ले, आर एंड जी टेक कॉमन, यू विल बी गेटिंग 1 प्लस जे ओमेगा एल बाय आर इनटू 1 प्लस जे ओमेगा सी बाय जी। अगेन एल बाय आर इज इक्वल टू सी बाय जी, ठीक है। L by R is equal to C by G, so you can take out this from the under the square root, you will be getting 1 plus j omega C G outside and under root R G with this। So this is nothing but equal to alpha plus j omega j beta। अगर यहाँ पर real and imaginary part को compare करें, you will be getting alpha equals to under root R G and beta is equal to omega under root L C। और जैसा कि मैंने डिफाइन किया कि अल्फा इज टोटली फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट, ठीक है, इट इज डिपेंडिंग ऑन आर एंड जी, ओमेगा का ही नहीं है, एंड बीटा इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन ओमेगा, ठीक है, डायरेक्टली वैरी कर रहा है, ठीक है, इट्स टोटली लीनियरली डिपेंडिंग ऑन ओमेगा। ओके, दैट्स व्हाई आर बाय एल इज इक्वल टू जी बाय सी की कंडीशन लेते हैं, सो दैट वी कैन गेट अल्फा एंड बीटा इन सच अ वे। ओके, नाउ in this case the characteristic impedance will be simply under root r plus j omega l upon g plus j omega c होता था, तो वहां पर मैं न्यूमरेटर में से r कॉमन ले रहा हूँ, I'm taking r common, you will get it 1 plus j omega l by r, and in the denominator I'm taking g as common, you will be getting 1 plus j omega c by g। Okay, these both are same thing because l by r is equal to c by g, both are equal, therefore you can cancel out this, you will get it under root r by g
Or as you know that under root r by g, if you take g this side and l this side, under root r by g is nothing but equal to under root l by c. These both are the same thing. Okay, therefore from this equation we know that characteristic impedance is nothing but r naught per j x naught. Therefore r naught will be, मतलब कि आपका जो ये characteristic impedance है ये भी again is totally ohmic. Therefore, R naught will be equal to under root R by G and equal to under root L by C. और S naught 0 होगा. इस केस में भी reactance 0. Okay. Now, in this case, again, you can calculate the wave velocity, which is omega by beta. Omega by beta. Beta की value यहाँ से substitute करें, that is omega under root LC. You will be getting omega cancel upon omega cancel. You will be getting, finally you will be getting 1 by under root LC, which is equal to F lambda. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे. इसमें किसी को डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको बढ़िया समझ में आ रहा है? कोई पढ़ भी रहा है? किसी ने प्रीवियस वीडियोस देखी थी क्लासरूम में जो शेयर की थी मैंने? कोई जवाब ही नहीं दे रहा. चलो भैया अटेंडेंस बोल दो फिर, तो बात नहीं करनी है. तो आस्था गौतम आस्था सिंह, अभय प्रताप सिंह. Yes, sir. कांशा सिंह. Present, sir. Then Anushka Singh. Yes, sir. इसके बाद दयाशंकर साहू. Yes, sir. हर्ष कुमार सिंह. Present, sir. हर्षित पटेल. अनुष्का वर्मा. Present, sir. करण तिवारी. Present, sir. रविका महेश्वरी. Present, sir. निहारिका. Present, sir. नीतीश सिंह. Present, sir. Then प्रीति कुमारी. Present, sir. राबिया अंसारी. Present, sir. राहुल कुमार यादव. रवि प्रकाश. Sir, 100. Yes, Rahul sir. Kumar Yadav. हाँ ठीक है रवि, ठीक है राहुल. Then ऋषु वर्मा. Present, sir. संचित गुप्ता. Present, sir. Then संजना कटियार. Yes, sir. Then शिवम सेठ. Present, sir. Sir, Sir, 110. शिवम श्रीवास्तव. Sir, Yes, sir. 112. शिवांग मिश्रा. शिवांग मिश्रा नहीं है, शिवांग श्रीवास्तव. Present, sir. Shivan Srivastava 116. ठीक है. Then उसके बाद शिवांगी. Present, sir. श्रुति जैन. Present, sir. स्वाति सिंह. Present, sir. Then तान्या सोनी. Present, sir. विकास कुमार. विकास सिंह. Present, sir. Then विनय कुमार. Present, sir.
ठीक है, जा सकते हैं। सर रोल नंबर 80 रोल नंबर 80। आयुष सर सिंह। रोल नंबर 110। रोल नंबर 110 सौरभ कुमार। Sir, 68 present. Astha. Sir, 112. ठीक है बेटा, आस्था हो गया। Sir, 112. 112 शिवाली वर्मा। ठीक है। सर 129। 715 present. हाँ ठीक है बेटा, शिवांग आपकी तो वो अटेंडेंस नेट प्रॉब्लम हो रही थी। लगा दी अटेंडेंस तो। जा सकते हैं आप लोग सब। हाँ, विकास कुमार, हर्षित पटेल, कुछ बात करनी है क्या? हर्षित।